नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपकी प्यारी सी सीरीज दैट इज माइंड मैप। और मैं आपका अभिषेक वर्मा सर लेकर के आया हूं बच्चों आज के सीरीज में एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 12th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ना देर करते हुए आपकी समय की अहमियत को समझते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, जल्दी से बताइए। तो ध्यान से सुनो, शुरुआत कहां से कर रहे हैं बेटा अपन? सर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन करंट को समझने से कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट बेटा किसी भी चीज के फ्लो को अपन क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जब हम चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर भैया कहीं रेट की बात आए और टाइम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, रेट इज अ कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मींस एवरेज करंट बेटा, दो प्रकार के करंट हो गए यहीं से हमारे पास। एक एवरेज करंट हो गया, एक इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। सर एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है दैट इज डी क्यू बाई डी टी, मतलब हमारा कितना करंट कितने टाइम में पास हो रहा है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? क्यू को याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चार्ज को अपन ने क्यू इक्वल्स टू एन ई लिखा था, तो एन ई अपॉन टी हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। एन एक नंबर है बेटा, ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और यहीं पे बेटा इसको यूनिट को क्या बोला गया? एम्पियर। और आप ये याद रखना, क्या याद रखना? कि सर एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है? सर ये स्केलर है। आपको एग्जाम में पर चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने उसमें टेंसर भी दिया है तो आप पहले टेंसर के पास जाएंगे, फिर स्केलर के पास जाएंगे। क्यों सर ये टेंसर क्यों है? इसके पास तो डायरेक्शन भी है ना। फिर ये टेंसर क्यों है? क्योंकि बेटा ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर नहीं है क्योंकि इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। क्लियर है कि नहीं है? तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई सर, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। सर इसके डायरेक्शन के बारे में बताइए। बेटा इसका जो हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे पोटेंशियल निकालते समय पे, उस टाइम पे क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा आप और हम डायरेक्शन गलत ना लें, इसलिए एक ही डायरेक्शन को हमने कंफाइन कर लिया कि भैया आप और हम डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी लेंगे? जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे होंगे। जैसे यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, अगर मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरी करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बट ऑब्वियसली इसके अपोजिट जा रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मेरी करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? सर पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करेगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहां से बेटा अगर आई इंस्टेंटेनियस की बात करूं, ये जो करंट देखा बेटा, ये एवरेज करंट देखा, यहां पे हमारे पास करंट कौन सा आ जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? हाँ सर। बेटा dt को हम यहां पे भेज सकते हैं। हाँ सर, ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी याद करो बेटा, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स किसके बराबर होता है? सर ये एरिया अंडर ग्राफ होता है। तो यहां पे बेटा हम देख सकते हैं करंट और टाइम का जो एरिया देता है वो मेरा क्या दे देता है बच्चों? मेरा चार्ज दे देता है। ठीक है सर। अगर यहां पे बेटा आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी दिया गया है, तो यहां पे बेटा डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशिएशन किसको डिनोट करता है? सर सर डी क्यू बाई डी टी स्लोप को डिनोट करता है। तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम हमें क्या दे देगा बेटा? करंट दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां से बेटा एवरेज करंट का एक और फॉर्मूला आ जाता है, आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी इनिशियल से टी फाइनल, या T1 से T2 आप ले सकते हैं। नीचे बेटा ऊपर T2 लिखा है तो यहां पे भी आप T2 ले सकते हैं। यहां पे बेटा एवरेज करंट आ गया आपके पास, ये आपके बता दिए इंस्टेंट करंट, और ये फिर से एवरेज करंट का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ये सब तो ठीक है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसे मिस कर देते हैं। जब भी हमारा चार्ज एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बेटा विद v वेलोसिटी, उस टाइम पे करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहां पे t क्या है बच्चों? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, उसका क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v। तो यहां पे टाइम 2 पाई बाई v रखोगे तो v कहां आ जाएगा बेटा? ऊपर। तो ये करंट का एक और फॉर्मूला। 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो बेटा q इंटू एफ भी लिख सकते हैं।
ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यहां पे बेसिकली हम बेटा मोटा मोटा हमारा जो करंट है उसके फॉर्मूले देख लेते हैं, एवरेज के और इंस्टेंटेनियस के। इंस्टेंटेनियस में एक बात याद रखना बेटा कि करंट जो होना चाहिए दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर देते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये वाले फॉर्मूले जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि बेटा हम जानते हैं जब तक हमारे कंडक्टर के पास पोटेंशियल नहीं लगा है तब तक उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। और उस फ्लो की जो वेलोसिटी उसको अपन किस नाम से जानते हैं सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आती है बेटा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इनटू टाउ। टाउ क्या है बेटा यहां पे, दैट इज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। जी सर। और यहां पे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकाला है, जहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स Q इंटू ई होती है। और यहां पे बात हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो Q को रिप्लेस कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन से। तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो बेटा छोटा ई बड़े ई अपॉन एम आ गया। बहुत बढ़िया सर। यहां से VD की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दूंगा तो यहां पे छोटा ई बड़ा ई बाई एम इनटू टाउ। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला कब आएगा या फिर कब यूज करोगे, जब बेटा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी। ये कौन सी फील्ड है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? हाँ सर। अगला देखो, क्या आपको पता है कि बेटा V जो होता है पोटेंशियल होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E डॉट dl के बराबर। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। हम जानते हैं आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर मैं उस डायरेक्शन में मूव करता हूं मेरा पोटेंशियल घटता है। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो V इक्वल्स टू E डॉट dl के बराबर। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा V बाई एल, जहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कंफ्यूज नहीं हूंगा V और VD में, जहां पे VD मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और V मेरा पोटेंशियल है। तो यहां पे मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जहां पे पोटेंशियल V और लेंथ L। तो जब भी मेरे पास मेरे या फॉर्मूला मुझसे ये पूछ रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताइए, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा VD इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू E इंटू V। V इज पोटेंशियल अपॉन मास M, लेंथ इंटू टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पे बेटा ये तीन फॉर्मूले 1, 2 एंड 3, दीज थ्री फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। जी सर इतना क्लियर है। अगला आते हैं बेटा हमारी एनर्जी गेन्ड बाय एन टू इलेक्ट्रॉन। बेटा एनर्जी गेन किसके बराबर होता है सर, जितना भी एनर्जी होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क के बराबर। तो एनर्जी यहाँ पे वर्क के बराबर है, और वर्क याद करो अपन ने पोटेंशियल में पढ़ा है। हाँ सर, पोटेंशियल इन कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि वर्क इक्वल्स टू Q इंटू V। V इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू एल, और यहाँ पे हमने V को बदल दिया E इंटू एल से, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बेटा, दिस E इज एनर्जी, दिस E इज एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू ये वाला E बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है बेटा, लेंथ के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहां से बेटा ये एनर्जी भी निकालना हम सीख जाते हैं। अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये लैम्डा क्या है, दैट इज फ्री पाथ या मेन फ्री पाथ भी बोला जाता है। ये फ्री पाथ है, दो कोलिजन के बीच में जब इनकी टकराना नहीं हुआ है उस टाइम पे क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। और उस टाइम पे जब तक ये टकरा नहीं कर रहा है, मैं रिलैक्स कर रहा हूं, उस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है? तो टाउ इज अवर रिलैक्सेशन टाइम। अगली बात करते हैं, यहां पे आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के ऊपर जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करें तो बेटा म्यू इक्वल्स टू VD बाई E होता है, जहां पे VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरी क्या दी गई है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, और ये मेरा बेटा छोटा सा चार्ज। अब ये जो बेटा चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने आराम से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, वो कौन बताएगा बेटा, दैट इज म्यू, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और अब ये याद रखना, कई बार काम आ जाएगा, वैसे तो इसी फॉर्मूले से मेरा काम हो जाता है, फिर भी अगर एग्जामिनर की इच्छा जागी
और उसने पूछा कि भैया मास के बीच में रिलेशनशिप बताओ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का, तो आप क्या कहोगे? सर हम बता सकते हैं कि भैया जो हट्टे कट्टे मास होंगे, आप जैसे मास होंगे मोटू से, वो जल्दी थोड़ी चल पाएंगे, वो तो आराम से चलेंगे। तो जिसका मास ज्यादा, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है सर, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी मैं ये याद रखूंगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और यहां पे बेटा एक और बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाता है, जिसका किसका सर? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा लाइन से फॉर्मूले देखो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, सारे के सारे फॉर्मूले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे। तो यहां से देखिए बेटा, I इक्वल्स टू VDENA, वीना। याद करो, सर ने बताया था। कमेंट में बताएंगे कौन से टीचर ने सबसे पहले बताया था कि वीना किसको बोलते हैं। तो यहां से बेटा याद करने का एक बड़ा ही सिंपल और सुंदर तरीका हमारे पीडब्ल्यू के बच्चों के लिए कि I इक्वल्स टू V, दैट इज VD क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या हो गया बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या हो गया बेटा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे पास बेटा करंट का फॉर्मूला आ जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जी सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, जहां पे मैं करंट डेंसिटी भी बता सकता हूं बेटा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I बाई ए। करंट डेंसिटी को आप अपने पास संभाल के रखना, जब हम ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो भैया इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है सर। I इक्वल्स टू बेटा J इक्वल्स टू I बाई ए, जहां पे करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में क्या है बेटा? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और जानने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में जानी चाहिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली बेटा बात अपन किसकी करने वाले हैं? रेजिस्टेंस की करने वाले हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई? सर ओम्स लॉ ने ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये हमारा क्या है बेटा? ओम्स लॉ। ये स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आर आया। आर कैसा था? कांस्टेंट था। पर हमारा एक खास बात ये थी बेटा, आर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। वी और आई पे कहीं से कहीं तक मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। ये गलत फहमी बिल्कुल दूर से निकाल देना दिमाग से। ठीक है सर, निकाल देंगे कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। डिपेंड फिर करता किस पे बेटा? वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हम आगे बात करेंगे, जब उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसकी लेंथ चेंज करेंगे और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल कंडीशन पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है? वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सर मैं ग्राफ देखूं इसका सुंदर सा, क्योंकि आपने ये बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है बेटा? एक लीनियर ग्राफ बनता है। लीनियर ग्राफ मतलब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, और स्ट्रेट लाइन का ये जो स्लोप दैट इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, ये किसके बराबर हो जाता है बेटा? R के बराबर। तो V और I का जो स्लोप होता है बेटा, वो मेरा क्या दे देता है? एक रेजिस्टेंस दे देता है। और यहीं पे अगर एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं आपको। अब गलती कहां पे होगी? जल्दी जल्दी में वो V और I की जगह I और V दे देगा। पर क्योंकि आप ये देख चुके हो और समझ चुके हो कि अब अगर उल्टा दे दिया तो स्लोप भी उल्टा हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल्स टू 1/r के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली भी चीज बेटा बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ओके सर, आगे चलते बेटा। जब तक मेरी स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा, उन कंडक्टर्स को मैं क्या बोलता हूं सर? उन कंडक्टर्स को मैं ओमिक कंडक्टर बोलता हूं। जब मेरी V और I के बीच में बेटा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व की तरह होगा, उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? नॉन ओमिक कंडक्टर बोलता हूं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं साधारण भाषा में कि जो भैया हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोस कंडक्टर्स आर ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके सर। और यहीं पे याद करो, अभी आपसे बोला था कि मेरा ओम्स लॉ का बेटा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, तो ये हमारा ओम्स जी का कौन सा फॉर्म है बेटा? वेक्टर फॉर्म है, वेयर जे वेक्टर इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है बेटा? कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। अभी मैं बता रहा हूं क्या है। तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है सर? V बाई आई होता है। I मैंने अभी आपको बता दिया किसके बराबर होता है सर? वीना के बराबर होता है। और ध्यान से देखो, क्या ये बेटा V ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं है? जहां पे E V अपॉन M इंटू एल, जहां पे ये V और ये V कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे
पोटेंशियल थे, एम इंटू एल ऊपर आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आ जाता है, दैट इज एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, जहां पे बेटा एल बाई ए को अलग रखते हैं, एम एन ई स्क्वायर टाउ को देखें तो बेटा ये टोटल बना लेता है हमारी रेजिस्टिविटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो यहां पे रेजिस्टेंस रो एक आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला तो हम सर बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो हमारा बचपन का प्यार है, ठीक है। हाँ सर, और यहां पे बेटा अगर इस फॉर्मूले को देखें तो आपने एम एन ई स्क्वायर टाउ को क्या मान लिया बेटा, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है सर। और यहां पे रेजिस्टेंस भी देख सकते हो कि बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है सर, एरिया के हैं। और इसी पे बहुत सुंदर से सवाल बनते हैं और बहुत बार बनते हैं, आप बताना जरा बनते हैं कि नहीं बनते हैं। कैसे सर, जहां पे बेटा व्हेन वी चेंज, जब हमें एक कंडक्टर दिया जाता है और एग्जामिनर पूछ लेता है इसको खींच के लंबा कर दिया, दबा के मोटा कर दिया, ऐसे खोल के एरिया बढ़ा दिया, ऐसे खोल के एरिया बंद कर दिया, पूछता है कि नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है। तो अगर लेंथ का रिलेशनशिप डायरेक्ट, बेटा इतना टाइम ही नहीं है कि सॉल्व करें, डायरेक्ट ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ये सन्नाटा स्टाइल है, सन्नाटा स्टाइल है बेटा। क्या सर, कि लेंथ इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, जहां पे आर क्या है बेटा रेजिस्टेंस और एल क्या है बेटा लेंथ, जहां पे डैश लिखा है वो नया है हमारा, मतलब पहले मान लो लेंथ कितनी एल थी और बाद में आधी कर दी तो एल डैश एल बाई 2 होगा, पहले रेजिस्टेंस आर था, नया रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। यही सेम अगर रेडियस को चेंज कर देता है तो आप कैसे निकालोगे, तो बेटा दैट इज न्यू रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पुराना वाला आर अपॉन नया वाला आर की पावर 4। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, बहुत समय बचाएगा आपका, याद रखिएगा। हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। तो बेटा ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं रेजिस्टेंस को लेकर के। अगर आपको इधर तक समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ, हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए आप बिल्कुल। अगला याद करो बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, किसमें, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। बेटा जो इफेक्ट मेरा रेजिस्टेंस में पड़ता है वही सेम इफेक्ट मेरा रेजिस्टिविटी पे भी पड़ता है। क्लियर है, सेम ही पड़ता है। ठीक है सर। तो यहां पे अगर मैं मेटल और कंडक्टर की बात करूं तो याद करो, क्योंकि बेटा मेटल्स के पास हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा फ्री नहीं होते हैं, पर हमारा क्योंकि टकराने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, टकराने की स्पीड बढ़ जाती है, तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो बेटा यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा याद रखना, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, याद करो पिछले के पिछले साल। कुछ नहीं, एग्जामिनर ने यही पूछा और कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा कि भैया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ कॉपर का। अब अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू लगाया है ये वाला तो कमेंट में बिल्कुल बताएंगे कि हाँ सर कॉपर वाला बिल्कुल एग्जाम में आया है और सही आपने बना के दे दिया है। मैं याद रखूंगा। कॉपर सेमीकंडक्टर और अलॉय का बात करते हैं। सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में बेटा लगभग हमारे पास क्या रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गिनती के रहते हैं। अब उसमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे फ्री हो जाते हैं बेटा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो बेटा सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अलॉय के केस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए जहां पे हाई टेम्परेचर काम होता है वहां पे हम लोग कंडक्टर को ज्यादातर जो यूज करते हैं वो अलॉयज यूज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारे आर के बीच में कोई भी चेंज आए। क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर, तो वेरी स्लाइट चेंज, ना के बराबर। ठीक है सर। एग्जाम्पल याद रखना बेटा कौन कौन से हैं, नाइक्रोम, मैग्नीज और कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है सर। ये कॉन्स्टेंटाइन को तो कई बार कॉन्जूरिंग पढ़ लेता हूं जल्दी जल्दी में। हाँ सर, अभी बेटा ये चीज हम याद रखेंगे। क्या सर कि अगर चेंज इन टेम्परेचर का कोई पूछ ले कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट। आर नॉट बेटा जो उस टाइम पे जो हमें टेम्परेचर दिया है हम उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी तो 0 डिग्री का बोलते हैं, पर हमें जो उस टाइम पे गिवन है, उस टेम्परेचर पे जो गिवन है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस गिवन है हम उसको ले लेंगे।
तो यहाँ पे आर आर रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? वहीं पे बेटा अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूंगा तो रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटा दोनों चीजें हम बढ़िया तरीके से याद रखना। बिल्कुल सर याद रखेंगे, ये हमारे चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। याद करो सर ये क्या है, ये सर याद है मुझे, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कलर कोडिंग बोलते हैं। क्योंकि रजिस्टर हमारे चुन्नू मुन्नू से रहते हैं तो उस पर कुछ लिख पाना पॉसिबल तो नहीं है। हाँ सर उतना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसकी कलर कोडिंग दे देते हैं। तो बेटा पहला कलर क्या बताता है, यहां पे कलर कोडिंग, पहला नंबर, दूसरा भी नंबर, थर्ड हमारा मल्टीपल, चौथा हमारा क्या होता है बेटा, टॉलरेंस होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस तो मेरे ख्याल से आप लोग तो प्रो हो। क्या है सर, BBROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड, कमेंट पे बताओ क्या है, ठीक है। हाँ सर याद आ गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, BBROY ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, ठीक है। क्या मांगे, सोना चांदी, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या बताते हैं बेटा, हमारे टॉलरेंस बताते हैं, तो ये याद रखना। क्लियर है? वैसे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, पर ये टेबल भी टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहे और बीबी के रॉय जी की वाइफ को याद करते रहें, जिससे कि आप ये टेबल ना भूलें। किसी दिन पता चल गया बीबी रॉय को, वो विदेश से यहां आएगा बेटा। हाँ सर, अब जल्दी आते हैं बेटा हमारे रजिस्टर के ऊपर। सर रजिस्टर क्या कह रहे हैं, रजिस्टर बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या, कई तरीके होते हैं बेटा कनेक्ट करने के। मेनली दे आर डिवाइडेड इनटू सीरीज एंड पैरेलल। सर सीरीज में क्या कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में बेटा करंट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, करंट जो रहता है सॉरी वो सेम रहता है बेटा, करंट सेम फ्लो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए अपन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो बेटा रेजिस्टेंस जो सीरीज में रहता है और इसका जो इक्विवेलेंट लिखेंगे तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक याद करने वाली पॉइंट या जानने वाली पॉइंट ये है कि यहां पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पे जो भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी ज्यादा मेरा क्या आएगी, रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जब भी हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम सीरीज में लगाते हैं। और यहीं अगर हम पैरेलल की बात करें तो बेटा करंट हमारा डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जहां पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा ये याद रखना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू N इंटू R। अगर रजिस्टर मेरे सेम है तो कई फॉर्मूले इसी से सॉल्व हो जाते हैं। और यहां पे बेटा अगर मेरे पैरेलल लगे हैं तो R बाई N लगा दूंगा। और पैरेलल में बात याद रखना कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो बेटा मेरे जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे छोटा आएगा, इसमें ज्यादा आता है उसमें और स्मॉलर आता है, ठीक है सर। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज आता है, ठीक है। हाँ सर बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा क्या होता है, हमारे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है, जहां पे हम ये कह देते हैं कि ये हमारी बैलेंस की कंडीशन है, जहां पे P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। तो यहां पे बेटा करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाता है, जीरो। बैलेंस व्हीट स्टोन बेस से बेटा आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसकी मदद से जो क्वेश्चंस करते हो आप वो भी याद रखना। जब भी आप पैरेलल या सीरीज के सर्किट सॉल्व कर रहे होगे तो कोशिश यही करना कि बेटा इधर पे जो बनाए ना आप A B X Y इस तरीके से कुछ ऐसे क्वाड्रेलटरल फॉर्म में बनाना जिससे कि आपका डायग्राम सही दिखे और आप सॉल्व कर पाए। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब जल्दी आते बेटा, याद करो ये कुछ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन था। हाँ सर, कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सर ये करते हैं ऐसे कि इनफाइनाइट सीरीज की मैं एक पैरेंट चेन ले लेता हूं और उस पैरेंट चेन के अलावा सबका इक्विवेलेंट कितना मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और बाकी सबको हटा करके x ले लेता हूं, और फिर मैं देखता हूं वो x इनके साथ पैरेलल में है या सीरीज में है, और फिर उसको सॉल्व कर लेता हूं। ज्यादातर केसेस में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी तो मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा तन मन धन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के लिए, श्रीधराचार्य जी को याद कर लूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। याद रखना क्वाड्रेटिक बनेगी, हाँ भैया।
अगला बेटा बात करते हैं, इस टाइप के दो सवाल आते हैं जिसमें हम फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री की बात करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बेटा रजिस्टर सेम है, आप इधर से पार करना और इसको इस तरीके से जोड़ देना, ये हमारी कौन सी सिमेट्री होगी? फोल्डिंग सिमेट्री होगी। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही याद करो बेटा, ये क्यूब के सवाल आते हैं। हाँ सर, क्यूब के सवाल बड़े परेशान करते हैं। कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका। आप ये देखो, आप ऐसे याद करना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो। तुम्हारे घर का फ्यूज खराब हो गया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो। ठीक है सर, बदल देंगे, पर कैसे बदलेंगे? देखो ऐसे याद करो, सबका क्या चाहिए होता है? रेशियो रेशियो रेशियो। हाँ सर, याद करते, नंबर याद करना, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर आ गया 7। बस सिंपल ये याद कर लो रेशियो। नहीं आया समझे? देखो फिर से बताता हूं, देखो क्या करना, कुछ नहीं। देखो सिंपल सा, क्या करोगे? आपको क्या चाहिए बेटा? अभी आप बस जितना मैं कह रहा हूं उतना आप ध्यान दो, फिर मैं बता दूंगा कैसे। ये तो याद करने का तरीका है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो। ठीक है, कैसे बदलें? देखो ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो। ठीक है सर, यहां पे लिखो 1 2, ठीक है, यहां पे लिखो 3 4, ठीक है, ये लिखो 5 6, ठीक है, और ऊपर फिर से आ जाओ 7। क्लियर है? सब में लगा दो आर आर आर। बताओ ये मुश्किल है? यही आंसर होता है। किसका आंसर होता है? ई स्टैंड्स फॉर बेटा एंड। जब हमारे एंड फेस जुड़े रहते हैं, मतलब एक एंड से, ये देखो बेटा, ये रेड वाला देखना, ये वाला एंड को जोड़ रहा है, ये बेटा इस एंड से हमारे इस एंड पे जा रहा होता है, तो इसका बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही आता है। एफ जब फेस जुड़े रहते हैं, ये वाले से बेटा कहेगा कि ये अंदर जा रहा है एफ, और ये इधर से निकल रहा है, ये एफ रिप्रेजेंट करता है, ये फेस को बताता है, जिसकी वैल्यू 3R/4 है। और बी बेटा बॉडी, मतलब यहां से आया, इस एंड से आया और इस एंड से निकल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? बॉडी एंड हो जाएगा। क्लियर है? याद करो बेटा, ऐसे कई सारे सवाल करे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलो से बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब जल्दी से बात करते हैं किसकी बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं सर? प्यार से हम इसको ईएमएफ बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईएमएफ के पास अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और आर जो रहता है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे बेटा जो हमें करंट मिलने वाला है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? दैट इज ईएमएफ अपॉन, बेटा ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कंसिडर किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। कई बच्चे इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं, तो यहां पे ये याद रखना, कैपिटल आर के साथ बेचारा हमारा छोटू सा आर जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, ये याद रखना करंट की वैल्यू। यहीं पे बेटा अगर डिस्चार्जिंग का केस देखूंगा तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है दैट इज ई माइनस आई आर। वहीं चार्जिंग का केस देखूंगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा दैट इज ई प्लस आई आर। तो ये दोनों फॉर्मूले भी बेटा मेरे टर्मिनल वोल्टेज के आपको याद रखने हैं। बिल्कुल सर। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा, यही ईएमएफ को अगर मैंने सीरीज में लगा दिया, तो बेटा सीरीज में सेम पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, इसे बोलते हैं सेम पोलैरिटी। सब ऐड हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे। पर अगर नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ा होगा या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, दैट इज नॉट सेम पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं। तो यहां पे बेटा अगर सेम पोलैरिटी है तो E1 प्लस E2 आएगा सेम पोलैरिटी के लिए। रिवर्स पोलैरिटी देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो E1 माइनस E2 इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। और यहां पे बेटा आर इक्विवेलेंट याद रखना बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब चाहे रिवर्स हो उसे मतलब आर इक्विवेलेंट, उसे मतलब नहीं, उसे थोड़ी मतलब है। वो कह रहा तुम कुछ भी करते रहो, आर इक्विवेलेंट तो कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, मैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रहूंगा। ओके सर। यहीं पे बेटा अगर पैरेलल की बात करें तो फॉर्मूला देखने में बड़ा अजीब सा है, पर याद करने की जरूरत है। जहां पे हम सेम पोलैरिटी के में बेटा क्या हो जाएंगे? ऐड, और यहां पे हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस कहेगा हमें बाबू मोशाई मतलब नहीं है, ये होगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वहीं पे अगर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो बेटा बीच में मेरा किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव का। पर ये याद रखना, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जब अगर ऊपर नेगेटिव लगा देते हो तो नीचे भी नेगेटिव लगा देते हो, तो नीचे किसी भी प्रकार का नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगली बेटा बात करते हैं दो प्यारे से लॉ से, जिसका नाम है केवीएल और केसीएल।
शुरुआत करते हैं इनकी। इनको किस नाम से और जाना जाता है? केवीएल को बेटा जाना जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, और इनको जाना जाता है जंक्शन रूल से। जंक्शन रूल हमारा ये कहता है भैया जितना करंट आएगा उतना ही वापस जाएगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना करंट आया I1 प्लस I2 वो किसके बराबर होगा बेटा? I3 के बराबर होगा। करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। हाँ जी सर, इसी के बराबर बेटा दूसरे की अगर बात करें तो हमारा कौन सा हो जाता है? किरचॉफ का दूसरा नियम, द्वितीय नियम, जिसको हम केवीएल के नाम से भी जानते हो बेटा, इसको लूप रूल भी बोला जाता है। ये क्या कहते हैं बेटा? समेशन ऑफ डेल्टा बी। एक लूप के अंदर, ध्यान से सुनना, लूप के अंदर कोई सा भी लूप ले लेना, पर जहां से शुरू करो वापस जरूर कर देना वहीं पे। तो एक लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर बेटा समेशन ऑफ डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है? मेरी 0 रहती है। पाथ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? पाथ की। पाथ कैसे लोगे? ध्यान से सुनो वरना गलती कर दोगे। और ये याद रखना बेटा, ये किस पे काम करता है? केवीएल काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ठीक है सर। अब यहां पे देखो, जब भी करंट का रास्ता और मेरा माना हुआ पाथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। जब भी करंट इधर, मैं अपोजिट, तो मेरा अब क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर नेगेटिव, V इक्वल्स टू आई आर पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा जो बड़ा वाला होता है वो हायर टर्मिनल, और ये हो गया लोअर। तो जब भी मैं हायर से लोअर जाऊंगा तो मेरा नेगेटिव होगा, जब भी मैं लोअर से हायर जाऊंगा, तो मेरा बेटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये माइनस भी होगा सर, ये प्लस भी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया से क्लियर है सर, आप चलते जाओ। यहां पे बेटा आप बात करेंगे पावर की। पावर अपन पहले 2 जगह बात कर लेते हैं, फिर बाकी जगह बात करते रहेंगे। 2 जगह इंपॉर्टेंट कौन सी? जब बैटरी को अपन ने क्या किया बेटा? चार्जिंग पे लगाया। जब बैटरी की चार्जिंग की बात करेंगे तो बेटा मेरी पावर गेन होती है, उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला V इंटू आई के बराबर होता है। सेम बेटा जब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो यहां से बेटा पावर लॉस की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर रेजिस्टेंस में पावर की बात करेंगे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी बेटा यूज करेंगे। और अगर मेरा पोटेंशियल गिवन है तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये दोनों इंपॉर्टेंट बड़े फॉर्मूले हैं मेरे। और यहीं पे बेटा अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करूं तो बेटा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ये भी हमारा बचपन का प्यार है सर, ठीक है? तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। और एनर्जी लॉस की बात करूंगा तो यहां पे बढ़िया से फॉर्मूले, V इक्वल्स टू आई टी आई स्क्वायर आर इंटू टी और V स्क्वायर आर इंटू टी। और ये बेटा कब आप इस्तेमाल करोगे? जब आपका करंट क्या होगा? वेरिएबल होगा, ये याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, देख लो आराम से, फिर अपन अगले पे चले। आराम से देखने कहां दे रहे हो सर, आप तो जल्दी जल्दी बता रहे हो। तो जल्दी जल्दी देखिए बेटा, आखिरी की मैं बात करते हैं अपन किसकी? मीटर ब्रिज की बात करते हो। तो बेटा मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है सर? ये बेस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज की। और व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, और हम निकालते हैं क्या बेटा? इसका नल पॉइंट निकालते हैं। ये हमारा वायर याद रखना बेटा, टंगस्टन का वायर लिया है हमने, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा खतरनाक ना हो इसलिए। और यहाँ पे बेटा ये कौन सा है? अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। जहां पे भी हमें गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट मिलता है, दैट मींस ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर है और ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन दिस लेंथ के बराबर है। यहाँ पे बेटा स्मॉल r क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन लेंथ इनटू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन 100 माइनस एल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? फिर अपन बात करते हैं किसकी? पोटेंशियोमीटर की। अगर बात करें तो पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है बेटा? नल मेथड पे काम करता है। क्या बताने के काम आता है? क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा? 3 इंपॉर्टेंट चीज है। डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ निकाल सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ, बेटा ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जहां से इसका रिलेशनशिप बनता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, जिसका फॉर्मूला R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। गैल्वेनोमीटर और एमीटर की बात भी याद रखना बेटा। यहां पे हमारा वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज आई करंट पास करेंगे। आई जी क्या हो जाएगा बेटा? करंट इन गैल्वेनोमीटर। जी किसकी बात करेंगे? रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। और बचा हुआ करंट हम नीचे आर के पास भेज देंगे, जिसकी वैल्यू आई माइनस आई जी के बराबर होगी। और यहां पे हम बेटा हमारे अगर वोल्ट मीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो उसका रिलेशनशिप आ जाता है V इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आर के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, इतना क्लियर है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे कम समय में डिस्कस किए हैं।
और इन फॉर्मूलेस को बहुत इंपॉर्टेंट है संभाल के रखना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए अलग से बिल्कुल लेकर के आए हैं। मेहनत करते रहिए, अपने आप पे बिल्कुल विश्वास रखिए और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूंगा, जीवन में भैया कार हो या ना हो, जीवन में संस्कार होने बड़े जरूरी हैं। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, उनका सपना आप और हम साथ में मिलकर पूरा करेंगे। नमस्ते, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।